नमस्कार दोस्तों, 9 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स नेशनल टास्क फोर्स फॉर ट्रांसपेरेंट ऑक्सीजन एलोकेशन। अभी के लिए केंद्र की सरकार अलग अलग स्टेट्स को मेडिकल ऑक्सीजन जिस हिसाब से एलोकेट करती है, इसको बदलने के लिए राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसको बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मेंबर की नेशनल टास्क फोर्स को अपॉइंट किया। सबसे पहले समझते हैं कि अभी के लिए सेंटर का क्या फॉर्मूला है मेडिकल ऑक्सीजन को अलॉट करने का। तो सेंटर का फॉर्मूला है ऑक्सीजन फॉर बेड फार्मूला। ऑक्सीजन फॉर बेड फार्मूला क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट में कितने आईसीयू बेड्स हैं और कितने नॉन आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। जब कोई पेशेंट क्रिटिकल हालत में होता है तो उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के हॉस्पिटल्स में कितने आईसीयू बेड्स हैं और कितने नॉन आईसीयू बेड्स हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस स्टेट को कितनी मेडिकल ऑक्सीजन अलॉट की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब फर्जीवाड़ा चीज़ें अभी नहीं चल पाएंगी कोविड-19 के समय पे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मेंबर की एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जिसका काम है टू स्ट्रीमलाइन एंड इंश्योर effective and transparent allocation of liquid medical oxygen on a scientific, rational and equitable basis to states and union territories fighting COVID-19। मतलब जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कोविड-19 की ज़्यादा परेशानी है उनको ज़्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मिलेगी, जिनको कम है उनको कंपेरेटिवली कम मिलेगी। तो बेड के हिसाब से यहाँ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन नहीं बांटी जाएगी जो अब तक केंद्र सरकार करती है। और ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है रीज़न बीइंग कि देखिए इस समय पे बहुत सारे ऐसे लोगों को कोविड-19 है और उन सारे लोगों को ऑक्सीजन बेड, शायद एक बार को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए बट हॉस्पिटल बेड नहीं मिल पा रहा है। देखिए आप बहुत लॉजिक से बोल सकते हो कि हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल कराए जा सकते हैं। एकदम से आप ऑक्सीजन सिलेंडर को खरीद के पहुंचा सकते हो लोगों के पास, लेकिन हॉस्पिटल बेड बनाने में समय लगता है, हॉस्पिटल्स बनाने में समय लगता है। तो बहुत सारे लोग इस ऑक्सीजन का सपोर्ट अपने घर में भी ले सकते हैं। तो ये जो पुराना सेंटर का फॉर्मूला था कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कितने बेड होंगे इस बेसिस पर हम मेडिकल ऑक्सीजन अलॉट करेंगे, फॉर्मूला फ्लॉड है। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये टास्क फोर्स 12 मेंबर की डिसाइड करेगी कि किस स्टेट को अभी की सिचुएशन में कितनी ऑक्सीजन देनी है। और समय समय पे ये नेशनल टास्क फोर्स अपने फॉर्मूला को रिव्यू भी करेगी, क्योंकि किसी एक स्टेट में हो सकता है कि कोरोना के खतरे कम हो जाए, किसी दूसरे में ज़्यादा बढ़ जाए, तो दूसरे को प्रोएक्टिव लेवल पे ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। तो अभी का जो फॉर्मूला है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा और ये जो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन है इसको लुक्ड इनटू अफ्रेश होगा। और ऑब्वियस सी बात है, इस नेशनल टास्क फोर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये साइंटिफिक बेसिस पे जल्दी डिसीजन ले, क्योंकि इस समय पे अर्जेंट बेसिस पे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये टास्क फोर्स अभी के लिए इमीडिएटली काम करेगी। इसका जो इनिशियल लाइफ स्पैन है 6 महीने का है। 6 महीने बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस टास्क फोर्स को कंटिन्यू रखता है या नहीं रखता है। ओके, और 1 हफ्ते के अंदर इस टास्क फोर्स को ये रिपोर्ट सबमिट करनी है कि कैसे अलग अलग स्टेट्स को किस फॉर्मूले के हिसाब से ऑक्सीजन इशू की जाए। तो मतलब इस टास्क फोर्स को ज़्यादा समय नहीं दिया गया और अपने काम करने के लिए ये टास्क फोर्स ह्यूमन रिसोर्सेज को ड्रॉ कर सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो चाहे तो नीति आयोग, चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, डायरेक्टरेट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इनमें से अपने अपने हिसाब से स्टाफ उठा सकता है नेशनल टास्क फोर्स और अपना काम कर सकता है। ये अभी कब हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है। स्यू मोटो कॉग्निजेंस मतलब कि कोई केस लेके सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर्टिकुलर केस को अपने आप से उठाया है कि भाई देश में कोरोना वायरस से रिलेटेड ऑक्सीजन सप्लाई क्या चल रही है, ड्रग सप्लाई क्या चल रही है, वैक्सीन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। सरकार को तो देखिए पूरी देश इस समय पर गालियां दे रहा है, नो डाउट। जो बंगाल के इलेक्शंस में हुआ है और कोरोना की जो महामारी लोग मर रहे हैं, तो भाई देखिए जो भी सरकार होगी उसको तो सुनना ही है, लेकिन इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाता घूम रहा है। और उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्यू मोटो कॉग्निजेंस में सुप्रीम कोर्ट ने बात की सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे, सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग्स पे, मेथड एंड मैनर ऑफ वैक्सीनेशन पे, और स्टेट किस हद तक लॉकडाउन को डिक्लेयर कर सकते हैं इस बात पे। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूरी भी है और सही भी है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में
इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज में ये चीज़ आपको काम आएगी। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में ये चीज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पॉलिटी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, मीडियल हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर के पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने ठीक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो इस साल का, 30 या 31 जनवरी 2021 को इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ था और उस इकोनॉमिक सर्वे में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बात हुई थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बातचीत 2020 से ही चल रही है। 2020 से ही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस बात के ऊपर शोध कर रहा है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि भाई सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाना चाहिए। तो इस रिस्पेक्ट में एक वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी बनाया गया था 2020 में, जो अब तक इस बात पे शोध कर रहा था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनेगा या नहीं बनेगा। मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। किसी नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों क्या होता है, कोई प्राइवेट कंपनी आती है, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को वहां पे रखती है और मार्केट से पैसा उठाती है और उस मार्केट के पैसे के दम पे वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करती है। सिमिलरली ऐसे एंटरप्राइजेस जो कि सोशल सेक्टर में इन्वॉल्व है, जो कि लोगों के लिए हेल्थ की फील्ड में या एजुकेशन की फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, अभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को रियल टाइम में पैसे की जरूरत होती है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को ये मौका देना चाहिए कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के शेयर लिस्ट करें, लोग जाके उन शेयरों को खरीदें ताकि इन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा मिल पाए। ठीक है, तो और ऑब्वियस बात है, जो लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा लगाएंगे वो दान धर्म में नहीं लगाएंगे, वो डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठा रहा है, जो भी काम वो ग्राउंड लेवल पे कर रहा है, उससे जो भी कमाई होगी उससे वो डिविडेंड और इंटरेस्ट भी पे करेगा। अभी रिसेंटली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के टेक्निकल ग्रुप ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये बोला है कि जो कॉरपोरेट फाउंडेशंस हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको एलिजिबल बनाना चाहिए, इन एलिजिबल बनाना चाहिए टू रेज फंड्स फ्रॉम एसएससी मैकेनिज्म, यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में से। मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे ये जो कॉरपोरेट फाउंडेशन है, तो भाई धीरू भाई अंबानी फाउंडेशन, टाटा बिरला फाउंडेशन, इस प्रकार के फाउंडेशन जाके सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पैसा ना उठा सके, कोई पॉलिटिकल फाउंडेशन पैसा ना उठा सके, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पैसा ना उठा सके। ये चीज यहाँ पे सेबी के टेक्निकल ग्रुप में रिकमेंड करिए। उसके साथ साथ बोला है कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहे फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को परमिशन मिलनी चाहिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठाने की, बशर्ते वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इस बात को प्रूव कर सके कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो सोशल इंटेंट के साथ कर रहा है, सोसाइटी में सोशल बेनिफिट्स लाने के लिए कर रहा है। और यहाँ पे एनपीओस के लिए और एफपीओस के लिए, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग एलिजिबिलिटी दी है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला गया कि इक्विटी के थ्रू भी पैसा उठा सकते हैं, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के थ्रू भी उठा सकते हैं, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड के थ्रू भी उठा सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट फंड, सोशल वेंचर फंड, इन सब तरह की चीज़ों से पैसा उठाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे टेक्निकल मोडालिटीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे चाहे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों लोग ही यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठा पाएंगे, ऐसा सेबी के टेक्निकल ग्रुप ने रिपोर्ट में बोला है। अभी फाइनल ये जो आप कह सकते हो क्लियरेंस या अप्रूवल सरकार ही देगी। जब सरकार फाइनल अप्रूवल देगी तो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज बन रहा है वहां पे कौन कैसे पैसा उठा पाएगा। बट एक पर्टिकुलर न्यूज़ है और इस रिस्पेक्ट में कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पैसा ना उठा पाए, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़रूरी है। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? तो एक नॉवल कॉन्सेप्ट है इंडिया में, जो कि प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर को दोनों को मदद करेगा। तो वो कंपनीज जो कि सोशल वेलफेयर एंटरप्राइजेज में इन्वॉल्व हैं, उनको पैसा मिल सके। और ये सोशल सेक्टर इंटरप्राइजेज इस समय पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के पैंडेमिक पे जो गरीब तबका है, जिसके पास से उसकी हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड सब कुछ जा रहा है, उनके लिए ग्राउंड लेवल पे कोई काम करने के लिए होना चाहिए। और जो जेन्युइन सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, काफ़ी मदद करते हैं इस प्रकार के लोगों की। तो इन जेन्युइन सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर पैसा उठाने का कोई मैकेनिज्म मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और उसी रिस्पेक्ट में सोशल स्टॉक एक्सचेंज आया है।
ठीक है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही लिस्ट किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि इसका अलग से कोई हेडक्वार्टर बनेगा, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही ये बनाया जाएगा। इसका जो इनिशियल कॉर्पस होगा वो 100 करोड़ का होगा। मतलब इस फंड से ही भाई पैसा आप कह सकते हो निकाल सकते हैं। ये जो फंड है नाबार्ड के साथ शुरुआत में पार्क किया जाएगा और सिडबी जैसी डेवलपमेंटल एजेंसी से बोला जाएगा कि इस फंड में थोड़ा बहुत पैसा डाला जाए। प्राइवेट कॉर्पोरेट्स भी बाद में इसमें पैसा डाल सकते हैं। हालांकि सोशल सेक्टर में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट की थोड़ी कम उम्मीद की जा सकती है, तो कोई प्राइवेट एंटरप्राइज इसके शेयर उठाएगा इस बात के चांसेस थोड़े कम है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में ये चीज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, डीसीजीआई अप्रूव्स एंटी कोविड ड्रग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। इस न्यूज़ के रिस्पेक्ट में मैंने अलग से वीडियो बना के डाल दी है। ये है उस वीडियो का थंबनेल। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि ये 2DG ड्रग पाउडर फॉर्म में किस प्रकार से ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू इन्फेक्टेड सेल्स तक पहुंचती है और फिर इन्फेक्टेड सेल्स में ये बनी रहती है और कोरोना को न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसके टायर 2 रिजल्ट्स, इसके टायर 3 रिजल्ट्स, इन सब के बारे में बताया। इस पर्टिकुलर ड्रग पे अप्रैल 2020 से शोध चल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। जनरल स्टडीज पेपर 2 के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। चौथा न्यूज, यूएन रिपोर्ट ऑन ह्यूमन कॉस्ट मीथेन एमिशंस। तो भाई रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसका टाइटल है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशंस। इसको रिलीज किया गया है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये बोला गया इस रिपोर्ट में कि ह्यूमन कॉस्ट मीथेन एमिशंस को 45% से कट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसको 45% से कट नहीं किया तो भाई क्लाइमेट चेंज पे भयानक इफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर हमने, आप कह सकते हो कि 45% तक इस मीथेन को कट किया है, मीथेन एमिशंस को अगर कट किया, तो भाई 2045 तक 0.3 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर इंक्रीज को रोका जा सकता है। 2,60,000 लोग कम मरेंगे। 7,75,000 एस्थमा के केसेस कम होंगे, एस्थमा रिलेटेड हॉस्पिटल विजिट्स कम होंगी और 25 मिलियन टन्स कम क्रॉप का नुकसान होगा, जो कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज के चलते और ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो एराटिक क्लाइमेट इवेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। फिर आप देखिए, ये जो ह्यूमन कॉस्ट मीथेन एमिशंस हैं ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 1980s के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो अब तक ये ह्यूमन कॉस्ट मीथेन एमिशंस काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर आप बात करो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कोरोना वायरस के पैंडेमिक के लॉकडाउन के समय फिर भी थोड़े कम हो गए थे। लेकिन अगर आप मीथेन की बात करो एटमॉस्फेयर में, तो लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसने कि ये बताया कि मीथेन का लेवल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है पिछले साल। और आपको पता होना चाहिए कि मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेके अब तक जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हुई है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी 30% वजह मीथेन है। अब मीथेन के एमिशंस को कौन सी कंट्रीज और कौन से रीजन्स दुनिया के ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो यूरोप में ज़बरदस्त पोटेंशियल है टू कर्व मीथेन एमिशंस। फार्मिंग, फॉसिल फ्यूल ऑपरेशंस और वेस्ट मैनेजमेंट में यूरोप जितना मीथेन एमिट करता है उसको कम कर सकता है। इंडिया में भी वेस्ट सेक्टर में मीथेन के एमिशंस को कम किया जा सकता है। चाइना में कोल प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक में मीथेन के एमिशंस को कम किया जा सकता है। अफ्रीका में लाइव स्टॉक और उसके बाद ऑयल और गैस में मीथेन के एमिशंस को कम किया जा सकता है। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री अगर आप कह सकते हो एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसेस को इस्तेमाल करे तो मीथेन के एमिशंस को कम कर सकती है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है इंडिया एंड ईयू रीलॉन्च एफटीए टॉक्स। देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने सैटरडे को फिर से रीलॉन्च कर दिए अपने फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस। ये फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में 2013 में सस्पेंड हो गए थे और उसके बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। जितना मुझे याद आ रहा है, बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कौन से दो ग्रुप्स के बीच में है, इसके रिस्पेक्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स में भी एक सवाल आया है। शायद 2013 या 2014 के प्रीलिम्स में है, एग्जैक्टली याद नहीं कब आया बट सवाल आया है। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली से वर्चुअली इंटरैक्ट किया ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डेन लेयर और चार्ल्स माइकल के साथ, और 27 यूरोपियन लीडर्स भी भाई
पोर्तो पुर्तगाल में इकट्ठा हुए थे और ये कहीं ना कहीं ये वर्चुअल समिट हो रही थी। इस समिट में ईयू और इंडिया के लीडर्स ने कोविड रिकवरी प्लान्स की बात की, वैक्सीन कॉपरेशन की बात की, एक कनेक्टिविटी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया जिसमें डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने की बात की गई है। और ये बोला गया कि भाई पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जिसको ईयू सपोर्ट कर रहा है, उसका जो सेकेंड ट्रांच है $150 मिलियन का, वो भी ईयू की तरफ से जल्दी ही रिलीज किया जाएगा। इस रिस्पेक्ट में इंडिया ने ये बोला है कि भाई कोविड-19 की वैक्सीन को ट्रिप्स वेवर मिलना चाहिए। तो भले ही जो बाइडेन ने सपोर्ट किया है इंडिया का, लेकिन यूरोपियन लीडर्स ने अभी तक डब्ल्यूटीओ पे ट्रिप्स वेवर के लिए सपोर्ट नहीं दिखाया। फ्रांस ने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया, बट जर्मनी तो बिल्कुल अगेंस्ट होकर इस समय पे खड़ा हुआ है। तो हमारे देश के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको उम्मीद है कि शायद ईयू आगे आने वाले समय में कोविड की वैक्सीन को ट्रिप्स वेवर देने की बात करेगा। अभी के लिए तो कोई वेवर नहीं बोला गया। अब समझिए, इंडिया और ईयू के बीच में जो एग्रीमेंट है वो है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। समझिए बात को। अभी के लिए जो इंडिया और ईयू की जो कनेक्टिविटी पार्टनरशिप है, ये एक दोनों के साथ काम कर रही है। डिजिटल फील्ड में, एनर्जी की फील्ड में, ट्रांसपोर्ट की फील्ड में, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की फील्ड में। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, वायबल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, कॉम्प्रिहेंसिव, रूल बेस्ड अप्रोच को लिया जाएगा। अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। अब इस रिस्पेक्ट में यूरोप और चाइना के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट साइन हुआ था। अब मैं आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बता देता हूँ। इसके ऊपर चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में बातचीत शुरू हुई थी 2013 तक। 2013 से लेके 2020 तक ये बातचीत चली और फाइनली चाइना और यूरोपियन यूनियन ने 2020 में साइन किया कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट। उस समय पे काफी न्यूज रिपोर्टिंग हुई थी कि इंडिया तो पीछे ही रह गया है, वियतनाम यूरोप के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है, चाइना यूरोप के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट को रेटिफाई करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले आपको साइन करना जरूरी है और बाद में रेटिफाई करना जरूरी है। तो 2020 में चाइना और ईयू का ये जो एग्रीमेंट था, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें साइन तो पड़ गया है बट अभी तक रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। और जब तक रेटिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो इस रिस्पेक्ट में अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन आपस में बातचीत करके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले जाते हैं तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन जितना कहने में ये आसान है, करने में ये उतना ही मुश्किल है। फिर आप बात करो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। तो बेसिकली इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट जो कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज में होता है या ट्रेडिंग ब्लॉक्स में होता है, जिससे कि उनके बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड के आने वाले सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो ट्रेड है वो हर प्रकार के गुड्स को कवर करता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल गुड्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो, चाहे बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग, कुछ भी हो। हर जगह पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसीज, हर चीज के ऊपर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत होती है। तो अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूरोप के बीच में साइन होना है तो जितने भी फैसेट्स होते हैं ट्रेड से रिलेटेड और दो पार्टीज के बीच में ट्रेड में आने वाली जितने भी मिरियाड इकोनॉमिक पोटेंशियलिटीज हैं, सबके ऊपर बेसिक बहस होगी और दोनों तरफ से अप्रूवल चाहिए, साइन चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, तब प्ले में आएगा ये एग्रीमेंट। और यूरोप तो चाहेगा ही इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। तो यूरोप के प्रोडक्ट्स अगर बिना टैरिफ के आके इंडिया में बिकने लगे तो ये तो इंडिया को पसंद आएगा ही आएगा। लेकिन यूरोप की टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी, और इंडिया के लोगों को आसान वीजा पे यूरोप में जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंडिया के बिजनेसेस को यूरोपियन मार्केट में ज्यादा एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं इंडिया को अपने हित को सेफगार्ड करना पड़ेगा इस एग्रीमेंट को साइन करने से पहले। और इसीलिए इतने लंबे से समय से ये एग्रीमेंट फंसा हुआ है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में बायलैटरल, रीजन एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स में न्यूज आपको काम आएगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, एरिया अराउंड द थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी नोटिफाइड एज इको सेंसिटिव जोन। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली 48.32 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के आसपास का, इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है?
तो भाई जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर एक छोटा सा बफर इलाका बना दिया जाता है और उस बफर इलाके में एक्टिविटीज को रेगुलेट कर दिया जाता है। तो जब ये मान लीजिए बीच का इलाका आपका प्रोटेक्टेड है, ठीक है, अभी इसमें कम इंटरफेरेंस हो इसलिए बाहर एक बफर जोन बना दिया और इस बफर जोन में एक्टिविटीज को रेगुलेट कर दिया। तो जब इस बफर जोन में एक्टिविटीज रेगुलेटेड है तो वो अंदर तो पहुंच ही नहीं पाएंगी और इसको बोला जाता है इको सेंसिटिव जोन। So this eco-sensitive zone, this acts as a buffer for protected areas and it reduces developmental pressures around a wildlife sanctuary और national park। ये जो भाई आपका 48.32 स्क्वायर किलोमीटर्स का इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, इसकी जो बाउंड्री है वो 0 किलोमीटर से 3.89 किलोमीटर तक है। मुंबई, नवी मुंबई में ये लोकेटेड है इको सेंसिटिव जोन। आप कह सकते हो कि ये जो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है ये कितने इलाके में फैली हुई है, तो ये 1690.5 हेक्टेयर्स में फैली हुई है। बुलंद, विकरोली, भांदुप और कांजुरमार्ग इलाके में। यहाँ पे 12 मैंग्रोव स्पेशीज, 167 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स लाइक फ्लेमिंगो, 45 फिश स्पेशीज, 59 स्पेशीज ऑफ बटरफ्लाई, 67 इंसेक्ट स्पेशीज इन मैमल्स लाइक जैकाल्स आर देयर। कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी रिच इलाका है, इसीलिए इसको यहाँ पे इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो इको सेंसिटिव जोन इकोनॉमिकली फ्रेजाइल एरियाज के आसपास पाए जाते हैं। नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घेरे रहते हैं ये इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन के ही अंदर चीज़ों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को, कंस्ट्रक्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा रेगुलेट किया जाता है ताकि उसके इम्पैक्ट आपके मेन प्रोटेक्टेड एरिया तक ना पहुंचे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस इको सेंसिटिव जोन को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर नोटिफाई किया जाता है। हालांकि कहीं पे भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में इको सेंसिटिव जोन नाम का शब्द नहीं है, बट जब भी आप इसको नोटिफाई करते हो यू नोटिफाई इट अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसी की पैरेलल एक चीज होती है कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफाई होते हैं अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 1991। तो जितना भी इलाका कोस्टल इलाकों में टाइड से इफेक्ट होता है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर आता है। तो 500 मीटर का जो इलाका होता है हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में, इसको आप कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलते हो। कभी और बताऊंगा कि हाई टाइड लो टाइड लाइन क्या है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है। ओवरऑल आप देखो तो ये मुंबई है, यहाँ पे आपको थाने क्रीक नजर आ रही है और इधर है आपकी फ्लेमिंगो सेंचुरी और इसके आसपास ही इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। ओवरऑल तो अब देखो तो कितना बड़ा इको सेंसिटिव जोन है, ये पूरा का पूरा बाहर की तरफ इको सेंसिटिव जोन ही है। तो आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। गुड बाय।